नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज एक बार फिर से लेकर आया हूँ आपके लिए ऑनलाइन क्लास में कक्षा 12 इकोनॉमिक्स नेशनल इनकम। इससे पहले हम आपको वीडियो बना चुके हैं, तो हम आपको थ्योरिकल कुछ समझाना चाहते हैं इस टाइप से। तो आप एक कॉपी पेन ले लीजिए और पॉइंट टू पॉइंट आप इसको नोट करते रहिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम में जो है आपके लिए ये अच्छा साबित होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप आपको समझाते चलेंगे ये क्या चीज़ होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम होता क्या है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय आय किसी देश किसी ओ सॉरी राष्ट्रीय आय किसी देश की ओर से एक साल में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं की कीमत प्राप्ति, यानी जो भी एक साल में जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं जितनी भी उत्पादन होता है उसका कुल मिला करके जो इनकम होता है वो जोड़ लिया जाता है, वही हमारी क्या होती है, राष्ट्रीय आय कहलाती है। तो जितनी ज़्यादा राष्ट्रीय आय होगी उसी अनुसार किसी भी अर्थव्यवस्था या देश का विकास आगे बढ़ता है। ठीक है, यानी अगर कहा जाए तो राष्ट्रीय आय पर ही निर्भर होता है कि किसी देश का आर्थिक अर्थव्यवस्था किस तरीके से आगे बढ़ रही है, घट रही है। इस तरीके से हम इसको जान सकते हैं। राष्ट्रीय आय के आंकड़ों से यह जाना जा सकता है कि किस देश का विकास कितना तेज़ी से बढ़ रहा है। इससे हम यह भी पता लगा सकते हैं कि किसी देश का जो है विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा। जैसे अपने इंडिया में जो है विकास किस तरीके से चल रहा है और सऊदीया में किस तरीके से चल रहा है, यानी अंतर अंतर है। ठीक है, तो ये सब इसी पर निर्भर करता है। यानी कि जितनी भी उत्पादन, यानी जो भी हम उत्पाद करते हैं, तो हमारी चीज़ें खरीदेगा कोई विदेशी, अगर कुछ भी खरीदेगा तो इनकम हमारी बढ़ेगी। इस तरीके से हम जितना भी उत्पादन करेंगे, जितना अत्यधिक उत्पादन करेंगे, तो हमारा जितना भी सामान है इम्पोर्ट होगा, कहीं बाहर जाएगा, तो क्या होगा, तो हमारा जो है आय बढ़ेगी हमारे देश की, तो हमारे देश का विकास भी होगा। तो चलिए, राष्ट्रीय आय की माप का अनुमान 1868 में दादा भाई नौरोजी में प्रकाशित किया था। उन्होंने क्या किया था, प्रकाशित किया था इन्होंने अपनी पुस्तक द प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में भारत की राष्ट्रीय आय 340 करोड़ रुपए और प्रति व्यक्ति आय 20 बताया था। कितना बताया था, 20 बताया था। ये ध्यान रखिएगा, सन आप लोग ध्यान रखिए कितना धन है। और इनका नाम क्या है, दादा भाई नौरोजी ने। इन्होंने 340 करोड़ रुपए उस समय बताया था 1868 ईस्वी में। और प्रति व्यक्ति आय निकालते कैसे हैं, यानी 300 करोड़ को ले लेंगे बटे जितनी भी जनसंख्या होगी हम भाग कर देंगे, तो वो प्रति व्यक्ति आय निकल कर आ जाएगी। ठीक है, तो प्रति व्यक्ति आय निकाल लेंगे। तो इस तरीके से हम निकाला जाता है। तो आप स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात केंद्र सरकार ने 4 अगस्त 1949 ईस्वी में एक राष्ट्रीय आय समिति की नियुक्ति की और इसके अध्यक्ष प्रोफेसर पीसी महालनोबिस को नियुक्त किया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति ने प्रति व्यक्ति आय 246.9 रुपया का अनुमान लगाया था। ठीक है, उन्होंने कितना लगाया था, ये अपना जो देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद की बात ये है। तो ठीक है, तो वो कितना लगाया था आप लोग, 246.9 रुपये। ठीक है, ये 1949। और एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, किसने, ये प्रोफेसर का नाम भी याद रखिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम जान सकते हैं। तो आगे चलते हैं, हम बात करते हैं। तो राष्ट्रीय आय जो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ से संबंधित मुख्य तथा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, इनका जो इसका फुल फॉर्म है, केंद्रीय, सीएसओ का फुल फॉर्म क्या है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। इसको अंग्रेजी में सीएसओ में कहते हैं सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स संगठन। ठीक है, तो इस तरीके से इसका हम फुल फॉर्म भी इंग्लिश में होता है और हिंदी में भी लिखा हुआ है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। भारत में सांख्यिकीय गतिविधियों के समन्वय एवं सांख्यिकीय मानकों के विकास एवं अनुसरण हेतु उत्तरदायी केंद्रीय सरकार का एक संगठन है। इसकी स्थापना 2 मई 1951 में हुई थी। कब हुई थी, आप इसे ध्यान रखेंगे, 2 मई 1951 में हुई थी। सीएसओ का मुख्यालय नई दिल्ली में है। कहाँ पर है, इसे भी ध्यान रखिएगा, नई दिल्ली में है स्थित है। यह संगठन सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वय, ठीक है, मंत्रालय भारत सरकार के अधीन, ये भारत सरकार के अधीन काम करता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, भारत सरकार इसका क्या होता है, दायित्व, यानी पूरा
श्रेय किस पर है, ये आप जानते हैं, भारत सरकार के अधीन ये काम करता है। तो राष्ट्रीय आय की माप की 3 विधियां हैं, ठीक है। 3 विधियां हम लोग जान लेते हैं कौन कौन सी है। देखिए कौन कौन सी विधि है, चलिए हम लोग जान लेते हैं। पहला हमारा आय गणना विधि, दूसरा उत्पादन गणना विधि, तीसरा व्यय गणना विधि। आय गणना विधि के अंतर्गत कुल लागत, लगान, कुल मजदूरी आदि को सम्मिलित करते हैं, यानी विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत व्यक्तियों के वेतन आदि के रूप में प्राप्त आय को सम्मिलित, यानी जो भी आय आपकी है वो सब जोड़ करके इसमें शामिल किया जाता है। उत्पादन गणना विधि क्या है? उत्पादन गणना विधि को वस्तु सेवा विधि भी कहते हैं। इस विधि के द्वारा एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु तथा सेवाओं के कुल मूल्य, यानी जो वस्तु उत्पादन की जाती है और सेवाओं को सबको जोड़कर सम्मिलित करते हैं। इसकी विधि के अंतर्गत उत्पादन, खनन, मत्स्य उद्योग, कृषि, पशुपालन और वानिकी और सम्मिलन करते हैं, यानी इसके अंतर्गत वित्तीय क्षेत्र के सम्मिलित करते हैं। इसके बाद हमारा तीसरा आता है व्यय गणना विधि। इस विधि को उपभोक्ता बचत विधि भी कहा जाता है। इस विधि में कुल उपभोग और कुल बचत को सम्मिलन करते हैं, यानी कुल जितना भी उपभोग होता है और जितना भी हम बचत करते हैं सबको जोड़ा जाता है। तो ये हमारा हो गया तीनों, या तीनों को आप याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, इसको जानकारी आपको होनी चाहिए। इससे पहले हम वीडियो में बता चुके हैं इसमें किस तरीके से इसको करते हैं। तो हम आगे चलते हैं। राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं। तो राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं हम लोग जान लेते हैं क्या है, ठीक है। ये राष्ट्रीय आय की अवधारणा क्या है? सकल घरेलू उत्पाद, इसमें ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको हम जीडीपी कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में क्या होता है, इसका नाम है जीडीपी। तो किसी देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। ये आपका डिफिनेशन हुआ, इसको आप याद रखेंगे, ये इसको पूरा लिख लेंगे, ठीक है। इसको, ये जीडीपी क्या होती है? किसी देश के सीमा के अंदर जितनी भी वस्तुओं का उत्पादन होता है और सेवाओं और मौद्रिक मूल्यों को सबको जोड़ करके वो हमारा क्या होता है? जीडीपी होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। जीडीपी आप लोग इसका फुल फॉर्म जान गए। अब शुद्ध घरेलू उत्पाद, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनडीपी। एनडीपी क्या होता है? सकल घरेलू उत्पाद में जब हम उत्पादन में प्रयुक्त मशीनों और पूंजी की घिसावट को घटा दिया जाए तो शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त होता है। यानी हम जब जीडीपी जो है, जीडीपी में हम हाश को घटा देंगे तो हमारा प्राप्त हो जाएगा एनडीपी। एनडीपी का फुल फॉर्म नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, शुद्ध घरेलू उत्पाद, ठीक है, शुद्ध घरेलू उत्पाद इसको कहते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है। चलिए हम इसके आगे बात कर लेते हैं। इसका एक निकालने का तरीका कैसे? शुद्ध घरेलू उत्पाद यानी एनडीपी निकालने के लिए क्या करेंगे? सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी माइनस मूल्यह्रास, जितना भी इस पर मशीनों और घिसावट का जो खर्चा लगा हुआ इसको निकाल देंगे तो हमारा शुद्ध क्या आ जाएगा? एनडीपी आ जाएगा, ठीक है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसको ध्यान रखेंगे, इसको आप नोट कर लेंगे, ठीक है, इसे आप नोट जरूर कर लीजिएगा, ठीक, इसको नोट कर लीजिएगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं आगे, सकल राष्ट्रीय उत्पाद कैसे निकालें? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जिसको एनडीपी कहते हैं। एनडीपी निकालने का तरीका क्या है? किसी देश के द्वारा एक वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। इसमें विदेशों से प्राप्त आय सम्मिलित होती है, ठीक है। इसमें जो विदेशों से जो धन आता है उसको हम जोड़ लेते हैं, वो हमारा क्या? एनडीपी यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इसको हम एनडीपी कहते हैं। एनडीपी निकालने का तरीका क्या है? हम क्या करेंगे, इसको आप एक नोट कर लीजिएगा। सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी निकालने के लिए क्या करेंगे? हम सकल घरेलू उत्पाद को में हम जोड़ देंगे उसको, जो विदेश, जैसे अपने यहाँ से कोई विदेश में रहता है, सऊदीया में रहता है, अमेरिका में रहता है, जापान में रहता है, चीन में रहता है, वो सब पैसा कमाते हैं वहाँ पे, वो पैसा अपने देश में भेजते हैं, वो सब पैसों को हम जोड़ करके क्या कर देते हैं? जीएनपी हम निकाल लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट ये क्या होता है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद में जब उत्पादक में प्रयुक्त मशीनों एवं पूंजी घिसावट को घटा दिया जाए तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है, ठीक है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी, एनएनपी कैसे निकालते हैं? सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीएनपी में से हम मूल्यह्रास को घटा देते हैं तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा? एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद हमारा हमको प्राप्त हो जाएगा। इसको भी आप ध्यान रखेंगे, इसको, ये शॉर्ट फॉर्म है, इसको याद रखेंगे तो आप भूलेंगे नहीं, ठीक है।
इसके बाद हमारा आता है राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं, चलिए इस पर हम बात कर लेते हैं। तो राष्ट्रीय इनकम साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को राष्ट्रीय आय कहते हैं। प्रचलित कीमतों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में से अप्रत्यक्ष कर को घटा दिया जाए तो और उत्पादन को जोड़ दिया जाए तो राष्ट्रीय आय प्राप्त हो जाता है। क्या करेंगे हम, अगर एनआई निकालना है, नेशनल इनकम निकालना है, तो क्या कर लेंगे, इसमें हम शुद्ध राष्ट्रीय आय माइनस अप्रत्यक्ष कर को घटा करके जो उत्पादन होता है उसको हम जोड़ लेते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम हमको प्राप्त हो जाएगा। तो इसे भी आप नोट कर लेंगे, इसको यहाँ से यहाँ तक इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब हर चीज़ का आप फुल फॉर्म जरूर जानिएगा, अगर शॉर्ट फॉर्म में कहीं लिखा गया उसका फुल फॉर्म आप जरूर जानिए, ठीक है, क्योंकि फुल फॉर्म बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए अब बात करते हैं वास्तविक राष्ट्रीय आय, रियल नेशनल इनकम, RNI जिसे हम कहते हैं, ठीक है। रियल नेशनल इनकम किसी भी देश की मुद्रा की क्रय शक्ति में निरंतर परिवर्तन होता रहता है, इसलिए वास्तविक राष्ट्रीय आय की जानकारी के लिए किसी आधार वर्ष के सापेक्ष शुद्ध राष्ट्रीय आय उत्पाद की गणना की जाती है, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना की जाती है। प्रति व्यक्ति आय, इसको हम कहते हैं पर कैपिटल इनकम, PCI इसका शॉर्ट फॉर्म होता है, तो इसे आप नोट डाउन कर लेंगे। इसे जब कुल राष्ट्रीय आय में से कुल जनसंख्या का भाग देते हैं तो प्रति व्यक्ति आय प्राप्त हो जाती है। प्रति व्यक्ति आय दो तरह से प्राप्त की जा सकती है, प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय माइनस प्रचलित कीमतों पर राष्ट्रीय आय, या वर्तमान जनसंख्या, जितनी भी जनसंख्या है उस पर हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, तो हमको प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। दो तरीके से हम इसको जान सकते हैं। दूसरा हमारा है स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय, स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय या वर्तमान जनसंख्या से हम भाग कर देंगे, ठीक है। अब हम जान लेते हैं पर्सनल इनकम, ठीक है। पर्सनल इनकम होता क्या है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। एक वर्ष में राष्ट्र के निवासियों को प्राप्त होने वाली वास्तविक आय वैयक्तिक आय यानी पर्सनल इनकम कहलाती है। इसको हम निकालते कैसे हैं, राष्ट्रीय आय प्लस अंतरण भुगतान, निगम कर को हम घटा देंगे, अवतरित लाभ, सामाजिक सुरक्षा अनुदान, इन सबको घटा करके जो प्राप्त होगा हमारा क्या होगा, पर्सनल इनकम प्राप्त होगा, ठीक है। इस तरीके से इसको हम, ये अभी आप इसको नोट कर लेंगे, क्योंकि इससे हम जान सकते हैं किस तरीके से निकाला जाएगा और इससे हमारा एक फार्मूला ही तैयार हो गया। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं व्यय योग्य आय। प्रत्येक व्यक्ति एक वर्ष में प्राप्त आय को पूर्णतः व्यय नहीं कर पाता, बल्कि सरकार द्वारा प्रत्यक्ष कर के रूप में कुछ राशि ले ली जाती है। शेष बची राशि को व्यय योग्य राशि कहते हैं, ठीक है। इसको क्या करते हैं, वैयक्तिक आय, जितना भी हमारा पर्सनल इनकम होता है उसमें से हम प्रत्यक्ष कर को घटा देते हैं, तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, इसे भी आप नोट कर लेंगे, ठीक है, प्राप्त हो जाएगा। इस तरीके से हम इसे जान सकते हैं। चलिए आगे हम देख लेते हैं, इतना आप जानिए, बाकी आपको वीडियो में हम समझा चुके हैं, तो ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, इस तरीके से हम इसी पर समाप्त करते हैं, ठीक है।